हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के फिल्म फैक्ट की। चलिए देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और उसके बाद एक नवीन युग का शुरुआत हुई जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल कहा गया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः मुअज्जम जो काबुल में और आजम गुजरात में, कामबख्श बीजापुर में शासन कर रहे थे। कामबख्श को दीनपनाह की उपाधि दी गई है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम और आजम दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें आजम मारा गया। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था और बहादुर शाह ही जो मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र था, बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और एक दूसरा नाम शाह आलम प्रथम भी इसी का नाम था। हैदराबाद के कामबख्श और बहादुर शाह के बीच में युद्ध हुआ और जिसमें जनवरी 1709 में बहादुर शाह ने कामबख्श को घायल कर दिया और बाद में कामबख्श की मृत्यु हो गई। जहांदार शाह, इसने 1712 से 1713 तक शासन किया। इसने जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवई की पदवी दी और मालवा का गवर्नर बनाया। साथ ही में जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का गवर्नर बनाया। जुल्फ़िकार खां जो जहांदार का प्रधानमंत्री बना था और जहांदार शाह जो था उसका लाल कुंवर नामक स्त्री के प्रभाव में रहता था। फारूक सियर 1713 से 1719 तक शासन किया। जे अजीत मुशान का पुत्र था और सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। सैयद बंधुओं की जो हत्या है 1720 में अक्टूबर के महीने में तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कर दी और उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया और शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मोहम्मद आमीन था और मोहम्मद शाह जो कि 1719 से 1748 तक शासन किया, उसी के टाइम पीरियड में ही नादिर शाह जो एक ईरानी नेपोलियन कहा जाता है इसको, 24 फरवरी 1739 को मुग़ल सेना से मध्य करनाल में युद्ध हुआ और नादिर शाह ने मुग़ल सेना को पराजित किया। जो मुग़ल सेना का नेतृत्व खान ए दौरा कर रहे थे और 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और भयंकर कत्लेआम किया। नादिर शाह 15 मई 1739 को वापस लौट गया और अपने राज्य में 3 वर्षों तक कोई भी नया कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक बात, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह ही था। अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की ओर से पेशवा सदाशिवभाऊ ने नेतृत्व किया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 तक शासन किए और इन्हीं के टाइम पे ही प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुए। मुग़ल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेज़ों का पेंशन बनकर रहा और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक अंतिम मुग़ल शासक था और जो जफ़र के नाम से कविताएं लिखता और शायरी करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया और 1857 से औपचारिक रूप से मुग़ल साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। अब देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और प्रसार कैसे होता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए और उन्होंने 1502 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। क्रमशः
इसके बाद 1602 में डच आए, 1604 में अंग्रेज, 1616 में डैनिश और 1664 में फ्रांसीसी आए। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की और अंग्रेज़ों ने 1608 में सूरत में, डैनिश ने 1620 में त्रावणकोर में और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और फ्रांसीसी द अल्मेड़ा 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ही 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया और अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला जो है रखने का श्रेय 1592 में एम्स्टर्ड को की व्यापारिक कंपनियों को जाता है और डचों ने 1602 में व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक केंद्र बटाविया में स्थित था और कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में हुई थी, इंग्लैंड का राजा विलियम बना और डच और अंग्रेज़ों के संबंध में सुधार आया। डच जो है भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ अंग्रेज़ों और डचों के मध्य। अंग्रेज़ों ने डचों को 1795 में भारत से बाहर कर दिया पूर्णतया। अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में खोली गई। बात करते हैं फ्रांस की। लुई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट ने पूर्व से व्यापार करने के लिए 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण किया और उसका नाम जो है इंडिसे ओरिएंटलेस रखा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको फेरो द्वारा सूरत में 1688 में स्थापित और फ्रांसीसी मार्टिन ने ही 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की थी। डेनमार्क वासियों का आगमन 1616 में हुआ और उन्होंने 1620 में तमिलनाडु के ट्रिंकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों के व्यापारिक केंद्र खोला। सत्रह सौ 31 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब बात करते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच संघर्ष की। ब्रिटिश और फ्रांस में जो पहला युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध बोला जाता है, ये 1746 से 1748 तक चला। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था और आक्सला शापल की संधि जो कि 1748 में हुई के संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्त हो गया और उत्तराधिकार युद्ध भी समाप्त हो गया। इसी तरह दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला और इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डोप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पे गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया और पांडिचेरी की संधि हुई और के साथ में युद्ध विराम हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चला, जो पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई।
वांडीवास के युद्ध में, जो कि 1760 में हुआ था, अंग्रेज़ों की तरफ से सेना का नेतृत्व आयरकोट ने किया और फ्रांस की सेना का नेतृत्व गवर्नर लाली ने किया। 1761 में पांडिचेरी को फ्रांस से छीन लिया अंग्रेज़ों ने, और पेरिस की संधि, जो कि अंग्रेज़ों ने 1763 में की, जिसमें फ्रांस को जो है चंद्रनगर को छोड़कर बाकी 1749 तक की जितने भी फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्र थे उनको फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया गया, जो कि भारत की आज़ादी तक फ्रांसियों के कब्जे में रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नौसैनिक शक्ति थी वो सबसे मजबूत, सर्वशक्तिशाली थी सभी यूरोपीय कंपनियों से। विलियम डेक जो पूरी क्षेत्र का भ्रमण किया था। बात करें कि 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था और ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 हुई थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर प्रदान किया, जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जन्म दिया गया। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत भेजे कैप्टन हाकिंग को सूरत, और कैप्टन हाकिंग सूरत पहुंचा और मुग़ल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर आगरा में बसने की अनुमति दे दी और 4000 का मनसब और जागीरें दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉम्स स्मिथ था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1609 में तथा सर टॉमस रो 1615 में आए। मुंबई के गवर्नर गेराल्ड ऑगियार ने बम्बई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और ऑगियार ने ही तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाले की स्थापना की। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, जिसमें चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुई और जिसे 10 पाउंड सोने के वार्षिक किराए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब बात करते हैं 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव सूतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त हुई, जहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नॉक ने रखी थी। यहाँ पे आप श्रेणी देख सकते हैं जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन है। पुर्तगाली क्रमशः 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731 हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जो कि 1764 से शुरुआत हुई थी, और भू राजस्व की जो वसूली है, फार्मिंग सिस्टम, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत थी। फार्मिंग सिस्टम में राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसको दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था, और क्लाइव के समय में ही भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे हेस्टिंग ने बढ़ाकर 5 साल कर दिया। और जब कॉर्नवालिस गवर्नर बन के आया तो उसने दहसाला बंदोबस्त लागू किया और बाद में 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा आता था, जो कि व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, वाराणसी तथा जो है उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में लागू था। ये देखिए अब इम्पॉर्टेंट है भाई। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया, जिसकी वसूली करने का जो अधिकार था 1/10 या फिर 1/11 होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1792 में, इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड माने जाते हैं। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के 12 जिले में लागू किया गया था, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के 51% पर लागू थी। बात कर लेते हैं यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियों की। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में, डच की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, अंग्रेज़ों की 1608 में सूरत में जो अस्थायी थी, और एक स्थायी फैक्ट्री जो 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। डेनिस की ट्रावनकोर में और फ्रांसीसियों की सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी तमिलनाडु में, मद्रास, बम्बई, असम और कुर्ग कर्नाटक के कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। कुल ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा था। एक बात और थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में, याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जब अधिक कर लिया जा रहा है तो उसके विरुद्ध रैयतवार हमारे यानी किसान भाई जो है न्यायालय जाने की अनुमति उनको नहीं थी। वो किसान न्यायालय में अपनी गुहार नहीं लगा सकते थे। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं। ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी, और महालवाड़ी व्यवस्था में दक्कन के कुछ ज़िले थे, उत्तर भारत यानी संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। कह सकते हैं कि महालवाड़ी के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी जी हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। औद्योगिकरण एवं धन निष्कासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उद्घाटित किया। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास था इनका गणदेवता, जिसमें इन्होंने जजमानी प्रथा का वर्णन किया है। कवासाजी नानाभाई ने 1854 में प्रथम सूती मिल बम्बई में स्थापित की, और 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल में रिसरा में जूट मिल स्थापित की गई। इसी प्रकार 1907 में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जल विद्युत की शुरुआत 1898 में दार्जिलिंग शहर में हुई। 1925 में रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया, और साथ ही में 2 कंपनियां निजी कंपनियां थीं, जो कि ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना हुई। यहाँ पे यूरोपीय देशों के भारत में कुछ बस्तियाँ हैं, देख लीजिएगा आप पॉज करके वीडियो को। फ्रेंच में जो कि फ्रांस की कुछ बस्तियाँ सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। उत्तर मुगल काल में बंगाल जो है सर्वाधिक समृद्ध था, और बंगाल पर प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वो मुर्शीद कुली खां था औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, और उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय जो बंगाल तो इतना संपन्न हो गया कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा है कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये जो तथ्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, किसने कहा था, तो अलीवर्दी खां, बंगाल के नवाब।
10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी और विरोधी थे उनके नाम क्रमशः हैं पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम और सेनापति मीर जाफ़र थे। जिसमें मनिहारी के युद्ध में जो कि 1756 में हुआ था, सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी, इसका उल्लेख हॉलवेल ने किया है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। इम्पॉर्टेंट है अलीनगर की संधि। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मैं कह रहा था कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। इसके बाद प्लासी का युद्ध से कुछ ही महीनों के बाद 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, प्लासी के युद्ध में सेनापति जो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के थे, नवाब के साथ दगेबाजी की और जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रसन्न हो गई और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को क्लाइव का जो कि गवर्नर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का गीदड़ कहा गया है। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसका दामाद यानी मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने ही, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ। मीर कासिम का जो साथ देने वाले थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जबकि प्लासी के युद्ध में क्लाइव थे। बक्सर के युद्ध में पुनः मीर कासिम की जगह पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कभी कभी पूछा जाता है कि बक्सर के टाइम पर जब युद्ध हुआ तो बंगाल के नवाब का नाम बताइए, तो पहले तो मीर कासिम थे, लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसमें मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। युद्ध के बाद में शाह आलम द्वितीय के साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को की और रॉबर्ट क्लाइव ने ही जुलाई 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि रही। मीर जाफ़र की मृत्यु 5 जनवरी 1765 को हो जाती है बक्सर के युद्ध के बाद। एक इतिहासकार हैं KM पन्निकर, इनके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था। प्लासी का युद्ध एक सौदा था KM पन्निकर के अनुसार। अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त कर बंगाल का प्रथम जो नवाब बना था नजमुद्दौला, यानी कि ये इनका क्रम उन्हीं के बाद में आता है। मीर जाफ़र के बाद में जो नवाब का क्रम आता है वो नजमुद्दौला का आता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1765-1772 के बीच बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत जो हुई, इसके जनक लियोनिस कर्सी को जाता है। इलाहाबाद की संधि के तहत बादशाह शाह आलम द्वितीय को
व्यक्तिगत खर्चे के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती है। यहाँ पे बंगाल के नवाब का क्रम दिया गया है और उनका टाइम पीरियड भी दिया गया है। तो टाइम पीरियड भले ही नहीं याद रहे, लेकिन उनका क्रम जरूर याद रखिएगा आप लोग। से मुर्शीद कुली खां पहले थे, उसके बाद शुजाउद्दीन और सरफराज खां हुए। सरफराज खां की को हत्या करके जो है अलीवर्दी खां बना। उसके बाद सिराजुद्दौला, जो कि 56 से 57 टाइम पीरियड था। प्लासी का युद्ध हुआ, फिर मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र दूसरी बार बने। उसके बाद फिर निज़ामुद्दौला और फिर सैफुद्दौला बने। आंग्ल मैसूर संघर्ष 1732 में राजा वाडियार चिक्का के स्वराज के काल में मैसूर का सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 18वीं सदी के प्रारंभ में दो मंत्री नंदराज और देवराज मैसूर की सत्ता में कब्जा किया। हैदर अली अपना जीवन जो है घुड़सवार से प्रारंभ किया और 1761 में वो मैसूर का वास्तु शासक बना। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया। हैदर अली धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला शासक था और प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ वो 1767 से 1769 तक चला। ये युद्ध जो है 1769 में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुआ। और द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर जो है हैदर अली ने अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार किया। इस सारणी से देख लेते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के महत्वपूर्ण संधियाँ और उनके युद्ध समय और उस समय गवर्नर कौन थे। तो पहला जब युद्ध हुआ 1767 से 69, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, मद्रास की संधि से समाप्त हो गया। सेकेंड 1780 से 1784 तक गया, उसमें वारन हेस्टिंग गवर्नर थे और मंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। इसी प्रकार तीसरा युद्ध कॉर्नवालिस गवर्नर था और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। चौथा यानी आखिरी युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली था और इसमें मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही 7 दिसंबर 1782, याद रखिएगा, थोड़ा डेट इम्पॉर्टेंट है, 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और द्वितीय मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के मध्य चलता है, उसके बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की और 1796 में नौसेना बोर्ड और अपनी सेना को इस प्रकार व्यवस्थित किया जैसे कि पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था। उसने जो है जो सिक्के जारी किए हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत की आकृतियाँ अंकित थीं। टीपू सुल्तान ने 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के बीच मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और स्वतंत्रता जो फ्रांसीसी की क्रांति थी उससे प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू ने मंगलौर, वाजिदाबाद और मौलिदाबाद में पोत बनाने का घाट बनाए और टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत भी की। एक टीपू ने बात बोली थी जो कि बहुत ही गहरी बात बोली, मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं चार मई 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी दुर्ग पर ही
शहीद हो जाता है और वेलेज़ली को आयरलैंड में मैक्सविस की उपाधि प्रदान की जाती है। टीपू के राज्य के सात सात जो है महत्वपूर्ण विभाग थे, जिसमें राजस्व विभाग, सेना विभाग, जुमला विभाग, तोपखाना विभाग, वाणिज्य विभाग, नाविक विभाग और कोष और टका विभाग थे। अब आंग्ल और सिख संघर्ष की बात करते हैं। रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह मिसल चकिया से संबंधित थे। मिसल का संबंध होता है, अर्थ होता है समान। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय जो है शुकर चकिया मिसल को जाता है और इसी मिशन से संबंध था रणजीत सिंह का। इनका जन्म गुजरांवाला 2 अक्टूबर 1780 में हुआ। इनके पिता का नाम महासिंह था। रणजीत सिंह का जो राज्य था 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह की सरकार खालसा और स्थायी सेना को फौजी आईना कहा गया। बात करते हैं सिख और अंग्रेज़ों के बीच में संबंध क्या थे। तो 1809 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई। ये संधि जो है चार्ल्स मेटकाफ जो अंग्रेज अधिकारी था और महाराणा रणजीत सिंह के बीच हुई। अब पढ़ते हैं। ये भी कहा जाता है रणजीत सिंह ने जमान शाह अफगानी था, उसकी अनुमति से लाहौर पर कब्जा किया। और रणजीत सिंह की जो सास थी वो फदा कौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी। और जमान शाही ने ही रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। और 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीता और उसे प्रसिद्ध एक जमजम तोप मिली। मराठा यशवंत राव होलकर ने सिख सरदार रणजीत सिंह से सहायता मांगी, लेकिन सहायता नहीं दी थी। रणजीत सिंह ने हैदास में अफगानों को भी परास्त किया 1813 में। महाराजा रणजीत सिंह के जो विदेश मंत्री थे उनका नाम है फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। रणजीत सिंह ने राज्य में किसानों से 1/3 भाग से 1/5 भाग तक वसूला। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा है और इनके समय में सर्वोच्च अदालत को अदालत आला कहा गया है। रणजीत सिंह की मृत्यु 28 जून 1839 को हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जो शासक हुए क्रमशः खड़ग सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह राजमाता जिंदन के नेतृत्व में गद्दी पर बैठे। प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ, जो कि अंग्रेजी गवर्नर सेना का नेतृत्व अधिकारी था ह्यूगफ और सिखों की सेना का नेतृत्व लाल सिंह कर रहे थे। लाल सिंह की सेना पराजित हुई। पराजित होने के बाद सिखों ने 8 मार्च 1846 में अंग्रेज़ों के साथ लाहौर की संधि की। ये संधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये संधि भैरोवाल की संधि जो कि 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का पंजाब में रहना स्वीकार कर लिया गया। और आंग्ल सिख युद्ध के समय जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ उस समय जो है गवर्नर जनरल हार्डिंग था और सेकंड जब हुआ तब जो है डलहौजी आ गया। एक बात और, महाराजी जिंदन को 20 अगस्त 1847 को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देकर बिहार के
शेखपुरा, बिहार के शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल और सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 तक हुआ। और ये पहली लड़ाई चिलियावानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही गवर्नर जब लॉर्ड डलहौजी आया तो ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति गफ को हटाकर चार्ल्स नेपियर को बनाया गया। गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को संपूर्ण सिख पंजाब को विलय कर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महाराजी विक्टोरिया को भेज दिया गया और यह जो है कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, जो कि भारत से लाल किले से लूटकर नादिर शाह ले गया था। अब देखते हैं सिख गुरुओं के बारे में। तो सिख गुरु नानक का टाइम पीरियड है 1469 से 1539 तक। इन्हें सिख संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कार्तिक पूर्णिमा को 1496 में हुआ। इन्होंने संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए और फिर 1539 में करतारपुर में गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने जो दूसरे गुरु हुए सिखों के, उनका नाम अंगद हुआ और इन्होंने 1539 से 1552 तक रहे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ करवाया और लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। तीसरे गुरु अमरदास जी, इन्होंने लवन पद्धति, विवाह की लवन पद्धति प्रचलित किया, जो कि हिंदुओं से अलग थी। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। जो अकबर था दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासक, गोविंदवाल जाकर अमरदास से भेंट की और उनकी पुत्री भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास की एक बात और, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी के लिए एक महंत की नियुक्ति की। चौथे गुरु रामदास जी हुए। अकबर ने गुरु की पहली बीबी भानी को 50 बीघा भूमि दी और रामदास जी ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। पांचवें गुरु अर्जुन देव, इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया और सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया और जहांगीर ने 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। नेक्स्ट गुरु हैं 6 नंबर पे गुरु हरगोविंद, जो 2 तलवार बांध के गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य बल में बदल दिया और अकाल तख्त का निर्माण किया। अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई। अब 7वें गुरु हरराय, जो शाहजहां के पुत्र दारा सिखों को आशीर्वाद दिया। 8वें गुरु हरिकिशन,
इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी और दिल्ली जाकर इनको गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। 9वें गुरु तेग बहादुर। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज में गुरुद्वारा में दिल्ली के निकट इनकी हत्या करवा दी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 से 1708 तक रहे, अंतिम गुरु हुए और इनका जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ और इन्होंने अपने को सच्चा बादशाह कहा और इन्होंने केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए भी कहा। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली पवोता थी। गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रथा चलाई। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। गुरुवाणी को ही सिख संप्रदाय के रूप में कार्य करने को कहा। सरहिंदी के मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया और 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक एक पठान था जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। अब बात करेंगे बंदा बहादुर, जिनका जन्म 1770 में रजौली गांव पूंछ जिला में हुआ था। बचपन का नाम लक्ष्मण दास और इनके पिता का नाम रामदेव डोंगरा राजपूत थे। इनका उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना और इन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाया। बंदा ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए और सरहिंदी के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। बाद में मुगल बादशाह फारूक सिंह के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर की गुरदासपुर के निकट नांगल में हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख साम्राज्य छोटे छोटे खालसा में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। नवाब कपूर सिंह ने 1748 की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। जस्सर सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व किया और बाद में इन दलों को विभाजित किया। इसे ही मिसल के नाम से जाना गया। सिखों के 10 गुरुओं का क्रम यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नानक पहले नंबर पे, सेकंड अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव। टुकड़ों में याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया है। नानक जी को, अंगद जी को एक साथ रखिए, पहला दूसरा। तीसरे चौथे में अमरदास, रामदास। अर्जुन देव, जैसे कि अर्जुन 5 भाई थे तो उस हिसाब से अर्जुन देव को 5वें नंबर पर रख सकते हैं। फिर आप एक कैटेगरी में कर लीजिए, हर गोविंद जी को, हर राय और हर किशन जी को एक साथ। फिर तेग बहादुर और सबसे लास्ट में गोविंद सिंह हुए। वहीं कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं। नानक जी ने संगत की स्थापना की, अंगद जी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, अमरदास पारिवारिक उपदेश दिया, रामदास जी ने गुरु को पैतृक बना दिया, अर्जुन जी ने तरन तारण नगर की स्थापना की, हरगोविंद जी ने शिष्यों के घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ कर दिया, हर्राय ने दारा की मदद की, दारा सिकोह की मदद की, हरकिशन ने के समय में गद्दी के लिए जो है भाई राम राय से विवाद हुआ, तेग बहादुर बाकला दा बाबा कहलाए और गोविंद सिंह पाहुल प्रथा की स्थापना की। अब हम कुछ किसान विद्रोह देखेंगे। पहला है नील विद्रोह, जो कि 1859 से 1860 तक चला। ये घटना बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी और इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। इस विद्रोह में हिंदू पेट्रियार्ट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नील विद्रोह के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। यह क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि नील दर्पण का संबंध किससे है, तो ये नील विद्रोह से है और इन्होंने चित्र किसने किया है, दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। ये भी एक कृषक विद्रोह था। प्रमुख नेता ईशान
चंद्र राय थे और इसका समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और आर.सी. दत्त ने किया और विद्रोह का समर्थन इसमें गवर्नर कैंपबेल ने भी किया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भारतीय किसान सभा की बात की गई है। जो उत्तर प्रदेश की किसान सभा है 1918 और आंध्र प्रदेश की 1928, इन 10 साल का अंतर है। उत्तर प्रदेश में संस्थापक अध्यक्ष हैं गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी हैं। और बिहार किसान सभा जो कि 1929 में हुई, इसमें सहजानंद सरस्वती जी हैं और यही सहजानंद सरस्वती जी जब अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुई उसके संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ में सौंपा गया था और चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था, जिसमें किसानों के द्वारा अपने कृषिजन्य क्षेत्र में 3/20 भाग यानी कि 20 का 3 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य होती थी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह प्रथम प्रयास था और चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ, गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया प्रथम सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और सहयोगी इसमें इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल जी थे। अवध किसान सभा जो कि 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ और इसमें बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में किया गया। यहाँ पे नाई धोबी बंद नामक प्रसिद्ध आंदोलन भी चलाया गया और आंदोलन के नेतृत्व मदारी पासी ने भी किया था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। यह विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में काश्तकारों का जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। मोपला का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली और गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी किया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और पटेल को सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं ने प्रदान किया था। बारदौली मामलों की जांच के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को जांच आयुक्त नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, उनका वर्ष, नेतृत्वकर्ता और प्रमुख क्षेत्र बताया गया है। सन्यासी विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1770 से 1800 के बीच रहा। इसमें नेतृत्वकर्ता रहे मंजर शाह, मूसा शाह देवी। वही प्रमुख क्षेत्र रहा बंगाल और बिहार का। पालीगढ़ विद्रोह 1790 में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हुआ। पागलपंथी विद्रोह करमशाह टीपू ने नेतृत्व किया असम वाले क्षेत्र में 1813 से 1833 के बीच। पाइक विद्रोह 1817 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु और उड़ीसा क्षेत्र। बहावी विद्रोह 1820 से 1870 सैयद अहमद राय बरेलवी ने। नेक्स्ट की बात करें तो बारशाल विद्रोह 1831, इसका नेतृत्व टीटू मीर और बंगाल क्षेत्र था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 बिंद राय मानकी ने नेतृत्व किया, छोटा नागपुर का क्षेत्र। फराजी विद्रोह का नेतृत्व दादू मियाँ और शरीतुल्लाह ने किया, बंगाल के क्षेत्र में। संथाल विद्रोह, इसकी डेट भी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 सिद्धू और कान्हू और बिहार और झारखंड क्षेत्र था। कुका विद्रोह 1 जो कि 1860 से 70 तक हुआ, जवाहरमल राम सिंह ने नेतृत्व किया पंजाब वाले क्षेत्र में। नाई धोबी बंद आंदोलन प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, 1919 में हुआ। ताना भगत आंदोलन, ये जातरा भगत और बलराम भगत, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। रंपा विद्रोह
आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, और नौसेना विद्रोह 1946 बम्बई वाला क्षेत्र था। अब कुछ सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की बात करते हैं। संस्थापक और वर्ष यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में शुरू किया गया। आदि ब्रह्म समाज, जब 1865 में ब्रह्म समाज का 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ, तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में, और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने किया। फिर बात करते हैं प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग बाद में हुए संस्था पर नेतृत्व किया। तो ये बम्बई में हो रहा था प्रार्थना समाज। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बम्बई। रामकृष्ण मिशन 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने, बेल्लोर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम HP ब्लैटस्टवे और कर्नल HS अल्काट ने, और साथ में एनी बेसेंट ने बाद में जुड़ी। रहनुमाई मजदायन सभा, इसमें दादा भाई नौरोजी जुड़े थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और आंदोलन दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं साथ में। देवबंद आंदोलन, जो उत्तर प्रदेश में 1867 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही हुए। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद गुरदासपुर में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां 1875। नेक्स्ट विधवा आश्रम ईश्वरचंद विद्यासागर और DK कर्वे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये डेट मुझे कन्फ्यूजन कर रही है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका नेतृत्व करता गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग, और साथ में ही सत्यशोधक समाज इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1873 में ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में नेतृत्व किया। यंग बंगाल आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हेनरी विवियन डिजेरियो कलकत्ता में किया 19वीं सदी में। अब बात करते हैं 1857 की महान क्रांति की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था, यद्यपि उसके मुख्य कारण अन्य भी हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक थे। बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय एवं सुअर की चर्बी रहे कारतूसों को मुंह से काटने से मना किया। 29 मार्च 1857 को इसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उसी के 1 महीने बाद में लगभग 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की, और इसी क्रम में 11 मई 1857 को प्रातः नई दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व किया। अठारह में विद्रोह का नाम किसने क्या दिया? सर जॉन सीले ने सैनिक विद्रोह नाम दिया। VD सावरकर ने एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। SN सेन ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, जबकि RC मजूमदार ने ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। बेंजामिन डिज़रायली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा।
सैनिक विप्लव के और असैनिक विद्रोह का प्रसार कहाँ कैसे हुआ वो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग भी देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 2 फरवरी 1857 में 19वीं स्थानीय पैदल सेना का बहरामपुर में विप्लव हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक का विप्लव हुआ। ऐसे बहुत से नाम हैं। मई 1857 में दिल्ली, फिरोजपुर, मुंबई, अलीगढ़ से जून में देख लीजिएगा 1857 में लखनऊ भी है। यहाँ पे लखनऊ है, इलाहाबाद है, भरतपुर, ग्वालियर, इन सब जगहों में विप्लव होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, झांसी की पराजय के बाद नेपाल चले गए। तात्या टोपे जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। विद्रोह के पूर्व अजीमुल्ला, नाना साहब और रंगा बापू इस सतारा का पक्ष रखने के लंदन गए थे। नाम याद रखिए, पूछ सकता है। फिर बात करते हैं, मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 1857 की क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध थे, जैसे सतारा में रंगा बापू, हैदराबाद में सोनाजी पंडित, मद्रास में गुलाम गौस, कोयम्बटूर में मुलबागम। ऐसे ही नाम दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये जॉन लॉरेंस का कथन है, जो कि गवर्नर रह चुका है। नेक्स्ट बात करें, बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। एम.सी. मजूमदार ने आपको बता चुके हैं, ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात कही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1800 क्रांति की महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से रहे। दिल्ली में जो विद्रोह की तिथि रही 11 से 12 मई को 1857, और यहाँ पे नायक थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां सैनिक नेतृत्व संभाल रहे थे। दमन की नीति 21 सितंबर को हुई और यहाँ पे नायक थे जो ब्रिटिश के निकलसन और हडसन। दिल्ली में थे, कानपुर में कैम्पबेल, और कानपुर में जो विद्रोह की तिथि है 5 जून और लखनऊ में 4 जून। कानपुर में भारतीय नायक नाना साहब, तात्या टोपे, और यहाँ पे दमन की तिथि 6 सितंबर है। लखनऊ में 4 जून, कानपुर में 5 जून। और लखनऊ में जो है भारतीय नायक बेगम हजरत महल और बेरजिस कादिर जी हैं। यहाँ पे अंग्रेज नायक कैंपबेल हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज था। इलाहाबाद में इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इलाहाबाद में लियाकत अली, बिहार में के जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह उनके भाई थे, और इलाहाबाद में कर्नल नील और बरेली में भी कर्नल नील। जगदीशपुर में टेलर और विंसेंट आयर था। फैजाबाद में भारतीय नायक मौलवी अहमदुल्लाह और जनरल अंग्रेज था जो जनरल रेनर्ड था। फतेहपुर में अजीमुल्लाह थे और जनरल रेनर्ड, दोनों में फैजाबाद और फतेहपुर दोनों में जनरल रेनर्ड ही था। ये नाम इम्पोर्टेंट है। फैजाबाद के मोहम्मद मौलवी अहमद उल्लाह और अजीमुल्लाह फतेहपुर। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें और लेखक का नाम एसन सेन ने
57 लिखा। पीसी जोशी ने रिवेलियन 1857 लिखा। एचपी चट्टोपाध्याय ने ए सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 लिखा। एल्बरी ने 1857 इन इंडिया लिखा। कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमजी मजूमदार की बुक, मौलाना अबुल कलाम की जो बुक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 1857, बीडी सावरकर की बुक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अशोक मेहता जी की इम्पोर्टेंट है, द ग्रेट रेबेलियन। गवर्नर जनरल और उनके कार्य, तो बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, जो कि इसका कार्यकाल 1757 से 1760 एक पार्ट में, और फिर 1765 से 1767 तक इसका रहा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। बंगाल के समस्त क्षेत्र में 2 उपदीवान नियुक्त किए थे क्लाइव ने, जो मोहम्मद रजा खां थे बंगाल के थे और राजा सिताब राय बिहार के थे। अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग की, जो 1772 से 1785 तक कार्य किया। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और ये पहला वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1774 में। और बातें देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में, और देखते हैं 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया, जिसके सर्वोच्च न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। वारेन हेस्टिंग एक कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया, और प्रत्येक जिले में एक एक फौजदारी और एक दीवानी न्यायालय अदालतें स्थापित किया। बात करें कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा की, तो 1781 में प्रथम मदरसा स्थापित किया, और 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने हेस्टिंग के आश्रय में प्रदान किया। सर विलियम जोन्स ने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बंगाल को मिलने वाले 26 लाख रुपए की मुग़ल सम्राट को जो मिलते थे 26 लाख रुपए, जो क्लाइव ने निर्धारित किए थे इलाहाबाद की संधि में पेंशन के रूप में, वारेन हेस्टिंग यहाँ पे बंद करवा देता है। भारत का पहला समाचार पत्र जो बंगाल गजट 1780 में प्रकाशन हुआ, जिसका जो है प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। पहला अंग्रेज और मराठा का युद्ध जो है 1782 में सालबाई की संधि से, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुए। ये वारेन हेस्टिंग के काल के समय की बात है। नेक्स्ट चलते हैं सर जॉन मैकफर्शन, जो यह 1785 से 1786 तक रहा। ये जो है अस्थायी गवर्नर था। फिर बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 ईस्वी तक शासन रहा, इसका गवर्नर रहा ये, और इसने समस्त जिले के अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए। इसने पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया, और 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की, जिनमें हैं कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जन्मदाता कॉर्नवालिस ही है। नागरिक संहिता 1793, सिविल कोड 1793 और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की।
कर और कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रत्येक जिले में पुलिस थाना और वहाँ एक दरोगा का इंचार्ज बनाया गया और कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीकरण किया। अब बात करते हैं सर जॉन शोर, जो 1793 से 1798 तक 5 साल गवर्नर रहा। सर जॉन शोर स्थायी भूमि बंदोबस्त 1793 में की योजना बनाई। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। ये भारत में सहायक संधि का जनक वेलेजली को माना जाता है और सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य थे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। एक क्रम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाली इनकी हैदराबाद पहले, मैसूर से तंजौर, अवध, फिर पेशवा। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता है और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के समय हुई। अब बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो। यह 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसी के समय हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1806 वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। फिर बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड मिंटो सेकंड आता है ये 1909 के आसपास। तो 1807 से 1813 तक इसका समय रहा। चार्टर एक्ट 1813 इसी के समय आया और महाराणा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में इसी के समय हुई। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें, इसका समय 1813 से 1823 तक रहा। अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगौली की संधि हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। सन था 1816। लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही पिंडारियों का दमन हुआ और इनके नेता थे वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग ने और प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। अब बात करते हैं लास्ट एमहेस्ट, ये 1823 से 1828 तक रहा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1824 से 26 तक अंग्रेज़ों ने बर्मा पर पराजित किया और 26 में दोनों के बीच यांडोब की संधि हुई। इम्पोर्टेंट है यांडोब की संधि 1826 बंगाल और बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच। 24 में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से 1835 तक कार्यकाल था। बेंटिंग जो है मिल और बैंथम के विचारों से प्रभावित एक कट्टर उदारवादी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। धारा 17 के तहत सती प्रथा का विरोध अकबर और मराठा पेशवाओं ने अथक प्रयास किया था रोकने के लिए। बेंटिंग ने कर्नल स्नीमल की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। और सन 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया और बेंटिंग ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव समाप्त किया गया। बेंटिंग ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली और सर्किट न्यायालयों को बंद करवा दिया और ये कार्य मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को बांट दिया गया। इसने न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं को प्रयोग को अनुमति दे दी। भारत को उदारवादी पदों पर नियुक्त किया गया
शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स मैटकॉफ, जो कि 1835 से 1836 तक रहा। इसने समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, इतना ही फैक्ट है इसके, और ये इम्पोर्टेंट भी है। चार्ल्स मैटकॉफ अक्सर पूछा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 1842 तक रहा। दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध, जो कि 1838 से 42 तक युद्ध समाप्त हुआ और रणजीत सिंह और शाह शुजा की दिल्ली संधि संपन्न हुई। अब बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो, जो कि 1842 से 1844 तक रहा। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर ही 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ और एलनबरो के समय में 43 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध पर ब्रिटिश का विलय कर लिया गया। 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का ब्रिटिश में विलय किया गया और एलनबरो ने कुशल आक्रामकता की नीति का संपादन किया। लॉर्ड हार्डिंग, जिसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक था। इसके समय में प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध हुआ, जो कि 1845 से 46 के में हुआ और लाहौर पर अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। डलहौजी, जो कि 1848 में आया और 1856 तक रहा। इसने वो सब किया जो 1857 क्रांति की भूमिका बनाई। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1850 में हुआ और 52 में लोअर बर्मा और पिंगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने क्या किया, सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया और 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि जो जागीरें कर रहित हैं उनको छीन लेना। डलहौजी ने क्या किया, 1853 में कर्नाटक के नवाब को पेंशन बंद की और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया। उस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था। सन 1756 में तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानित हो गया और सेना का मुख्यालय शिमला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बर्मा फर्स्ट अंग्रेज बर्मा का युद्ध 1824 से 26 और सेकेंड आंग्ल बर्मा का युद्ध, ये देखिए सेकेंड 1850 और थर्ड जो हुआ 1885 और 1800 से 88 तक हुआ। पहले वाले में यानडोब की संधि हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। और डलहौजी ने क्या किया, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अनुसार क्या था, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार सेवा शुरू हुई। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई एवं लोक सेवा विभाग की स्थापना भी हुई। कुछ अच्छे काम भी किए इसने। डलहौजी ने नरबली पर, ये देखिए, नरबली पर रोक लगा दी और भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया, जैसे कराची, कलकत्ता, बम्बई। नेक्स्ट बात करते हैं। धारा 90 के तहत अब ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले पैतृक संपत्ति में अधिकार घोषित किया गया। डलहौजी ने प्रसिद्ध व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ की शुरुआत की। इसके तहत जो राज्य
मिलाए के वो देखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। सतारा 48 में, संबलपुर 49 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 और झांसी 53, नागपुर 54, करौली 1855 में हुए। इनको व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 64 तक रहा, ये भारत कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त पहला भारत का प्रथम वायसराय था। अब भारत का शासन कंपनी के हाथों सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। अब 500 रुपये से अधिक आय पर टैक्स लगाया गया और आयात पर 10% और निर्यात पर 4% निश्चित किया गया। 1860 में मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता IPC और 1881 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया और इसी के समय 1857 की महान क्रांति हुई। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय आया और 1858 के एक्ट के तहत पारित किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित कर दिया गया। 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, इसमें एक उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1861 कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय। अब बात सर जॉन लॉरेंस की करते हैं, 1864 से जिनका समय स्टार्ट होता है और 1869 तक रहते हैं। इन्होंने 1865 में भूटान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया। इसी के समय जो उड़ीसा में बुंदेलखंड और राजपुताना में भीषण अकाल पड़े और चैम्बरवेल हंगरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग गठित किया गया और भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। इसने जो है आहस्तक्षेप नीति जो है रिंग फेंस का जनक कहा जाता है और नीति को शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आहस्तक्षेप की नीति संजा लॉरेंस में। लॉर्ड मेयो की बात करते हैं, जो इनका समय स्टार्ट होता है 1869 से। ये भारत में केंद्रीय विकेंद्रीकरण का जनक मेयो को माना जाता है। अजमेर में एक मेयो कॉलेज स्थापित किया। भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। 1871 में भारत में प्रथम जनगणना कराई और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की और मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में एक अफगान द्वारा कर दी जाती है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 1872 में आया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की थी, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ये उसने घोषणा की थी। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट इसी के समय पारित हुआ, जिसमें क्या था कि अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे दी गई। 1872 में इसी के समय कोका विद्रोह हुआ और 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन इसी के समय हुआ और सूरज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई इसी के समय। अब बात करते हैं लिटिन जो कि 76 में आया और 80 में गया। ये अफगान और की अग्रनीति इसने फॉलो किया। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था और साहित्यकारिता में उन्हें ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में भयानक अकाल पड़े, जैसे बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1778 में एक अकाल आयोग गठित किया और 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया।
महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। भारतीय जनपद सेवा जिसकी उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत दुख की बात थी। लेटिन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। ये तो बहुत ही चर्चा में रहता है, पूछा जाता है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेटिन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। लेटिन ने एक और काम किया। 1878 में भारत में शस्त्र अधिनियम लिया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। इनको भारत का उद्धारक भी माना जाता है। इनका समय स्टार्ट होता है 1880 से 1884 तक। सन 1881 में सर्वसम्मति नियमित जनगणना करवाई। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया और इन्होंने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त कर दिया। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का विनियमितीकरण किया और स्थानीय स्वशासन शुरुआत रिपन के कार्यकाल में ही 1882 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपन ने शैक्षिक सुधार भी किए। 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया। विलियम हंटर शिक्षा आयोग 1882। इनके समय एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसमें अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध किए जाने पर विद्रोह को जो है श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपन को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है और रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। 1884 से 1888 तक। तीसरा आंग्ल और बर्मा युद्ध 1885 से 1888 के बीच हुआ और इसी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है बर्मा को। 1885 में एओ होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1885 में ही बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम और पंजाब कृषक अधिनियम पारित हुए। लॉर्ड लैंसडाउन ने 1888 से 1894 तक गवर्नर रहा, मतलब वायसराय रहा। इसने भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1881 इसी के समय आया। इसमें विवाह की लड़की की आयु 12 वर्ष कर दी गई। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सप्ताह में एक छुट्टी की व्यवस्था की गई। ये जो है फैक्ट्री एक्ट, दूसरा फैक्ट्री एक्ट था 1891 में का। लॉर्ड एल्गिन की बात करते हैं, सिर्फ सेकंड है। 1894 से 1899 तक रहा। इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये वायसराय लॉर्ड एल्गिन का कथन है, याद रखिएगा, कभी कथन भी पूछ सकता है। इसके समय में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा और लायल कमीशन के नाम से अकाल आयोग गठित किया गया।
अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, जिसका समय 1899 से 1905 तक। इसके समय में सबसे बड़ी बात बंगाल का विभाजन होता है, और भी कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। इसने 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग, और 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, सैन्य अधिकारियों का परीक्षण और हिरासत व्यवस्था की, एक क्वेटा में एक कॉलेज बनाया। 1902 में ही सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया, और 1904 में ही ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और इसी समय विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण कलकत्ता में हुआ। कर्जन ने 1904 में तिब्बत में कर्नल यंग हस्बैंड मिशन भेजा, और पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि बैंक स्थापित किया। इसने जो है 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया, और बंगाल में इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कर्जन को औरंगजेब से तुलना की। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय की, जिसका कार्यकाल 1905 से 10 तक रहा। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इसी के समय हुआ। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम इसी के समय हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। और 1909 में एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए, ये पहले व्यक्ति थे। अब लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय था, 1910 से 1916 तक का कार्यकाल रहा। लॉर्ड हार्डिंग जो है 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ, और इसके समय में सबसे बड़ी बात कि सन 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट कि 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश पर उसके ऊपर बम फेंका गया। 23 दिसंबर 1912। फिर 4 अगस्त को 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो जाता है, और मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में एक हिंदू महासभा की स्थापना की गई। हिंदू महासभा स्थापना 1915, मदन मोहन मालवीय। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया 1916 में। अब बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की, जो कि 1916 से 1921 तक रहा। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ, और पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में खोला गया। एसपी सिन्हा को गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। इनकी नियुक्ति बिहार प्रांत में हुई थी। इसके ही कार्य में अप्रैल में 1916 में रॉलेट एक्ट गठन किया गया, और 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई, और भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार कुछ मिल गए। अब बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की, जो कि 1921 से 1926 तक कार्यरत रहा। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत आगमन के दौरान समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन हुआ, और 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य करना प्रारंभ किया था। यह लॉर्ड रीडिंग के समय की बात है। और नागपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना रीडिंग के समय में ही हुई थी। और 1923 में बड़ी घटना कि ICS की परीक्षा अब दिल्ली और लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया गया 1923। अब लॉर्ड इरविन की बात करते हैं, जो 1926 से 1931 तक रहे। देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक बटलर समिति का गठन किया गया, और दिसंबर 27 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ।
और एक महत्वपूर्ण बात कि साइमन कमीशन 1928 में इसी के समय आया, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक। 1935 का अधिनियम पारित हुआ और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया वेलिंगटन के समय में ही। और 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा लिया था वेलिंगटन ने। ये बात पहले जब ये वायसराय नहीं था उसके पहले, तो बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में 15 में भाग लिया था। इसके समय 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़की की विवाह की वर्ष जो आयु 14 और लड़के की 18 निर्धारित की गई। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 36 से 43 तक रहा। इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 तक शुरुआत हुआ चला। अब बात करेंगे इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था जब ये द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और अगस्त प्रस्ताव भी इसी के समय आया था। अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेवेल, जो कि 1944 से 1947 तक राजनीतिक समाधान और शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ और कैबिनेट मिशन का आगमन इसी के समय हुआ और प्रमुख नौसैनिक विद्रोह मुंबई में इसी के समय हुआ। अब हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की, जो मार्च 1947 से 1948 तक रहे। ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय हैं। भारत में पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों की घोषणा कर दी लॉर्ड माउंटबेटन ने। दूसरा बात, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय, नाम याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। ब्रिटिशकालीन महत्वपूर्ण अधिनियम जो हैं, जो पूछे जाते हैं, सन भी इम्पोर्टेंट हैं, गवर्नर जनरल भी, और किससे संबंधित थे, ये सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। कुछ की तो बात हम पहले कर भी चुके हैं, रिवाइज कर देते हैं। शिशुवध प्रतिबंध, जो कि 1798 में से और 1805 में वेलिजली हुआ। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया नियम 21 के तहत 1785 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में नियम 17 के तहत। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में एलन मरो ने और 1833 में चार्टर अधिनियम के द्वारा और 1843 में दासता पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन नियम जो आया 1833 में आया, लेकिन इसको दासता पर जो प्रतिबंध लगा पूर्तियाँ वो 1843 में। हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो 1856 में लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, अंतर्जातीय विवाह, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन के कार्य 1991 में लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट, जिसमें लड़की की उम्र 14 और लड़के के 18 वर्ष, ये इरविन के समय में 1930 की बात है। अब भारतीय शिक्षा और विकास के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1778 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उद्देश्य था इसका प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना। बात समझ रहे हैं? इसका टाइम है 1778। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए एक कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। और 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। उद्देश्य था कि हिंदी कानून और मार्गदर्शन की शिक्षा देना। ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे थे। 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी। और 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु प्रतिवर्ष लाख रुपए साहित्य पुनरुद्धार विज्ञान और उन्नति दिया गया।
नेक्स्ट बात करते हैं 1817। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में जो है एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817। नेक्स्ट बात करेंगे 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की और 1835 में मैकाले ने अपना एक स्मरण पत्र जारी किया। और प्राच्य दल का समर्थक कौन था? एच.टी. प्रिंसेप। प्राच्य दल का समर्थक कौन था? एच.टी. प्रिंसेप। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब शिक्षा आयोग की बात और उनकी सिफारिशें देखते हैं। जेम्स थॉमसन प्लान 1843 में आया। यह देसी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई। और डिस्पैच जो कि 1854 में, इसमें चार्ल्स वुड ने भारतीय सरकार के समक्ष नई शिक्षा योजना प्रस्तुत करने की वुड डिस्पैच निर्देश कहा। और डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और डिस्पैच के तहत भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा के तहत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और इसकी सिफारिशें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थीं। हंटर आयोग ने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा का विशेष ध्यान देते हुए कहा कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इस आयोग का गठन सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में किया गया था। इनकी सिफारिशें देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। गवर्नर को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय भाषा जो क्षेत्रीय सीमाएं थी निश्चित करने का अधिकार दिया गया। रेले शिक्षा आयोग ने सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरदास को 2 भारतीय सदस्य इसमें शामिल किए गए थे रेले शिक्षा आयोग में। अब बात करते हैं सैंडलर आयोग जो कि 1917 से 1919 तक। इस आयोग का गठन जो है सैंडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना था। सैंडलर आयोग में 2 सदस्य भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। हर्टोग समिति जो कि 1929 में गठित हुई, इसमें फिलिप हर्टोग इसके अध्यक्ष थे। वर्धा योजना 1937 में आई। शिक्षा संबंधी यह विशेष योजना महात्मा गांधी की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई। इस योजना का ब्यौरा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने प्रस्तुत किया था। सर्जेंट शिक्षा योजना 1944 में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया। अब बात करते हैं राधाकृष्ण आयोग, स्वतंत्र भारत की, इम्पोर्टेंट है भाई, स्वतंत्र भारत की शिक्षा से संबंधित पहली समिति थी। राधाकृष्ण आयोग नाम से भी रखता है। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशों में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, इम्पोर्टेंट है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 की स्थापना की गई। कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया, इसमें शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। नई शिक्षा नीति 1986 में आई। भारत में 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसका मुख्य प्रावधान था कि राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास, प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिकरण और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षा का समाजीकरण करना था। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में बनी। 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके क्रियान्वयन के लिए किया गया था। और लास्ट है यशपाल समिति जो कि 1992 में। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पुस्तकों के बोझ को कम करना और परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना। ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आगे थोड़ा मॉडर्न इंडिया का कुछ पार्ट और भी है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आपको जो हमारा ये तरीका सही लग रहा है
आपको कुछ फैक्ट याद हो रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।